यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी में बताए गए लोगों की पहचान छिपाने के लिए उनके नाम, जगह और कुछ जरूरी जानकारी बदली गई है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ उस घटना को कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना है। कहानी में बताई गई बातें संबंधित लोगों के अनुभव और उनके द्वारा बताई गई घटना पर आधारित है। रात के ठीक 2 बजे नंदिनी की आंखें अचानक खुल गई। कमरे में गहरा सन्नाटा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर कमरे के अंधेरे कोनों की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई काली आकृति दीवार के पास खड़ी है। नंदिनी घबराकर उठ बैठी। उसने तुरंत कमरे की लाइट जलाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस रात वह सुबह होने तक सो नहीं पाई और उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह डर आखिर शुरू कैसे हुआ था। सब कुछ लगभग 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था। दिल्ली में रहने वाली 24 साल की नंदिनी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसके पिता राजेश, माँ सुनीता और 17 साल की छोटी बहन पूजा थी। उनका जीवन बिल्कुल सामान्य था, लेकिन एक शाम ऐसा फोन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन राजेश के मोबाइल पर गांव से कॉल आया। फोन विनोद चाचा के बड़े बेटे का था। जैसे ही राजेश ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। चाचा जी, पापा की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद वो अब बच नहीं पाएंगे। यह सुनते ही राजेश का चेहरा उतर गया। उन्होंने कुछ देर बात की और फ़ोन रख दिया। घर के सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। राजेश ने भरी आवाज़ में कहा, विनोद बहुत गंभीर हालत में है। कमरे में सन्नाटा छा गया। विनोद चाचा पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन उनकी बीमारी किसी को समझ नहीं आ रही थी। कई अस्पतालों में इलाज हुआ, अनेक टेस्ट हुए, डॉक्टर बदलते गए, दवाइयाँ बदलती गई, लेकिन बीमारी का कारण किसी को समझ नहीं आया। रिपोर्ट सामान्य आती थी, फिर भी उनका शरीर लगातार कमज़ोर होता जा रहा था। गांव में लोग अलग अलग बातें करते थे। कुछ कहते थे कि ये कोई अजीब बीमारी है, लेकिन अधिकतर लोग एक ही बात कहते थे, उन पर काला जादू हुआ है। इस बात के पीछे भी एक वजह थी। कुछ महीने पहले खेत की मेड़ को लेकर उनका पड़ोसी ज़मीन मालिक से बड़ा झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद दोनों परिवारों के संबंध पूरी तरह खराब हो गए थे और उसी घटना के कुछ समय बाद विनोद चाचा की हालत अचानक बिगड़ने लगी थी। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं था, लेकिन गांव के लोग इसे साधारण संयोग नहीं मानते थे। अगले ही दिन नंदिनी और उसका परिवार गांव पहुंच गए। जब नंदिनी ने अपने चाचा को देखा तो उसकी आंखें भर आई। बिस्तर पर लेटे हुए विनोद चाचा बेहद कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें अंदर घुस चुकी थी, वे मुश्किल से बोल पा रहे थे। नंदिनी उनके पास बैठ गई। उसने उनका हाथ पकड़ लिया। विनोद चाचा ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली, फिर नंदिनी को देखकर हल्का सा मुस्कुराए। वह मुस्कान बहुत अजीब थी, जैसे कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो। नंदिनी बचपन से ही उनके बेहद करीब थी। विनोद चाचा उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। जब भी वह गांव आती, चाचा उसे हर जगह अपने साथ लेकर जाते, उनकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करते। इसीलिए उन्हें उस हालत में देखकर नंदिनी का दिल टूट गया। पूरा परिवार एक सप्ताह तक वहां रुका, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि हर दिन वे और कमज़ोर होते जा रहे थे। उसी दौरान एक रात नन्ही की नींद अचानक खुल गई। कमरे में अंधेरा था। उसने करवटें बदली। तभी उसे ऐसा लगा जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। वह कुछ सेकंड तक उस दिशा में देखती रही। फिर उसे लगा जैसे कोई परछाई धीरे धीरे दरवाजे के सामने से गुजरी।
नंदिनी तुरंत उठकर बैठ गई। उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। पूरा घर शांत था। उसने सोचा शायद उसका भरम होगा, लेकिन अगले दिन सुबह उसने देखा कि विनोद चाचा उसे लगातार घूरे जा रहे हैं। उनकी आंखों में अजीब बेचैनी थी, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन शब्द गले में अटक जा रहे थे। समय तेजी से बीतता गया। फिर वह दिन आ गया जब परिवार को वापस दिल्ली लौटना था। नंदिनी आखिरी बार अपने चाचा से मिलने उनके कमरे में गए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने चाचा का हाथ पकड़कर कहा, चाचा, जब आप ठीक हो जाओगे तो दिल्ली घूमने ज़रूर आना। कमरे में कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर विनोद चाचा मुस्कुराए, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान देखकर नंदिनी को अजीब सा डर महसूस हुआ, क्योंकि वह मुस्कान असामान्य नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी गहरी बात को अपने भीतर छिपा कर बैठे हों। कुछ देर बाद पूरा परिवार दिल्ली लौट आया। शुरुआती 2 दिन सामान्य गुजरे, लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह फ़ोन आया। फ़ोन गांव से था। जैसे ही राजेश ने कॉल उठाया, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, विनोद नहीं रहा। यह सुनते ही पूरे घर में मातम छा गया। नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। उसे बार बार अपने चाचा की आखिरी मुस्कान याद आ रही थी। उस रात किसी को ठीक से नींद नहीं लगी। करीब 2 बजे नंदिनी अचानक जग गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। कमरे के अंधेरे कोने में उसे एक आदमी की धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। नंदिनी डर के मारे चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। कुछ सेकंड बाद वह आकृति धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। सुबह उसने यह बात किसी को नहीं बताई। शायद दुख और तनाव की वजह से ऐसा होगा, लेकिन घटनाएं यही नहीं रुकी। अगले दिन वह जब खाना खा रही थी, उसके खाने में एक लंबा बाल निकला। उसने खाना अलग रख दिया। कुछ देर बाद दूसरे निवाले में फिर बाल निकला। शाम को फिर वही हुआ। जब नंदिनी घबराने लगी, रात को सोते समय उसे बार बार ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। कभी लगता कोई उसके कान के पास खड़ा है, कभी लगता कोई उसके पीछे चल रहा है। फिर एक रात जब पूरा घर सो रहा था, उसे साफ साफ एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत ठंडी और बेहद डरावनी। नंदिनी, उसका दिल जैसे रुक गया। वह तुरंत उठकर बैठ गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज़ उसने साफ सुनी थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह आवाज़ उसे जानी पहचानी लगी। बहुत ध्यान लगाने के बाद उसे एहसास हुआ वह आवाज़ बिल्कुल विनोद चाचा जैसी थी। उसी रात पहली बार नंदिनी को महसूस हुआ कि शायद उसके चाचा के मौत के साथ सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि कुछ ऐसा था जो उसके साथ दिल्ली तक आ चुका था और अब धीरे धीरे उसके करीब आता जा रहा था। विनोद चाचा की आवाज़ सुनने वाली उस रात के बाद नंदिनी की ज़िंदगी पूरी तरह बदलने लगी। शुरुआत में उसने यह बात किसी को नहीं बताई। उसे लगा शायद वह दुख और डर के वजह से ऐसे बातें महसूस कर रही है, लेकिन अगले कुछ दिनों में जो हुआ उसने उसके सारे भरम तोड़ दिए। अब उसे लगभग हर रात कोई न कोई अजीब घटना महसूस होने लगी। कभी उसे लगता कि कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा है, कभी ऐसा लगता कि कोई दरवाजे के दूसरे तरफ खड़े होकर उसे घूर रहा हो। कई बार वह अचानक जाग जाती
और महसूस करती कि कमरे में वह अकेली नहीं है। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर रात उसे वही आवाज़ सुनाई देती, नंदिनी। तभी बहुत पास से, कभी कमरे के किसी कोने से, कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास खड़ा होकर उसका नाम फुसफुसा रहा हो। धीरे धीरे उसकी नींद पूरी तरह ख़त्म होने लगी। एक रात लगभग 3 बजे अचानक रसोई से धमाके की आवाज़ आई। पूरा परिवार घबरा कर उठ गया। राजेश सबसे पहले बाहर निकले। उनके पीछे सुनीता और पूजा भी आ गई। जब वे रसोई में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। कई बर्तन फर्श पर बिखरे पड़े थे, कुछ प्लेटें दूर तक खिसकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुस्से में उन्हें फेंक दिया हो। लेकिन घर में कोई नहीं था। सभी दरवाजे बंद थे, खिड़कियां भी बंद थी। उस रात के बाद ऐसी घटनाएं बार बार होने लगी। कभी डाइनिंग रूम में रखा फोटो फ्रेम अपने आप गिर जाता, कभी अलमारी के ऊपर रखी चीजें अचानक नीचे आ गिरती, कभी रात के सन्नाटे में ऐसा लगता जैसे किसी ने जोर से कोई सामान फेंका हो, लेकिन हर बार वहाँ कोई नहीं मिलता। धीरे धीरे घर का माहौल डर से भरने लगा। नंदिनी सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसका व्यवहार तेजी से बदल रहा था। वह बहुत कम बोलने लगी, कई कई घंटे अकेले बैठी रहती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। वह ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी। और सबसे अजीब बात, वह लगातार गुस्से में रहने लगी। छोटी छोटी बातों पर भड़क जाती, माँ से झगड़ पड़ती, पूजा पर चिल्लाने लगती। कई बार अपने पिता से भी बदतमीजी कर बैठती। जो लड़की पहले कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी, अब वही हर समय चिड़चिड़ी रहती थी। एक दिन पूजा ने देखा कि नंदिनी अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उसके बाल पूरी तरह खुले हुए थे। वह सामने दीवार की तरफ देख रही थी और धीमी आवाज़ में किसी से बात कर रही थी, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। पूजा धीरे धीरे उसके पास गई। दीदी, दीदी। नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीदी, आप किससे बात कर रहे हो? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर बिना उसकी तरफ देखे नंदिनी बोली, तुम्हें दिखाई नहीं देता? पूजा का दिल बैठ गया। कौन? नंदिनी ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें अजीब लग रही थी। वो लोग। ये सुनते ही पूजा डर कर कमरे से बाहर भाग गई। उस रात उसने सारी बातें अपनी माँ को बता दी। अब परिवार का डर और बढ़ चुका था। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। नंदिनी खाना खाने बैठी। पहला निवाला मुंह में डालते ही उसने खाना बाहर निकाल दिया। उसमें एक लंबा बाल था। माँ ने दूसरी प्लेट में खाना दिया, उसमें भी बाल निकला। तीसरे बार भी वही हुआ। अब नंदिनी खाना देखते ही घबरा जाती थी। उसे लगता कि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है, लेकिन यह कैसे हो रहा था कोई नहीं समझ पा रहा था। उसी दौरान नंदिनी को काली परछाई दिखाई देने लगी। पहले एक, फिर 2 और फिर कई। एक रात उसने अपने कमरे के दरवाजे के पास 4 अलग अलग परछाई खड़ी देखी। उसमें से एक बहुत छोटी थी, जैसे किसी बच्चे की हो। एक दूसरी लंबी और झुकी हुई थी, बल्कि 2 बहुत स्थिर खड़ी थी। नंदिनी डर के मारे बिस्तर से उठ भी नहीं पाई। उसने आंखें बंद कर ली। जब दोबारा आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसके बाद उसका डर कई गुना बढ़ गया। फिर वह दिन आया जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। उस शाम घर में सिर्फ नंदिनी अकेली थी। राजेश ऑफिस गए थे।
सुनीता और पूजा बाजार गई हुई थी। घर में पूरी तरह सन्नाटा था। नंदिनी अपने कमरे में बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे। वह मोबाइल चला रही थी। तभी अचानक कमरे में लाइट झपकी। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। नंदिनी ने सिर उठाया और अगले ही पल उसका खून जम गया। कमरे के कोनों में एक आदमी खड़ा था। वह धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन चेहरा साफ था। वह विनोद चाचा थे। नंदिनी का शरीर कांपने लगा। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी उसके बगल में एक दूसरी आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा बुरी तरह विकृत था। फिर तीसरी, एक छोटे बच्चे की, और चौथी और फिर पांचवी। कमरे में कुल 5 आकृतियां मौजूद थी। नंदिनी चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ उसके गले में अटक गई। तभी सभी आकृतियां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और अगले ही पल 5 आकृतियां नंदिनी के शरीर में समा गई। नंदिनी जोर से चीखी। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। कुछ मिनट बाद जब सुनीता और पूजा घर लौटी तो उन्होंने नंदिनी को कमरे के फर्श पर बैठा पाया। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थी और चेहरा पूरी तरह बदला हुआ लग रहा था। उस दिन के बाद नंदिनी पहले जैसी कभी नहीं रही। अब वह रात में अचानक उठकर बैठ जाती, कभी किसी बच्चे की तरह रोने लगती, कभी किसी आदमी जैसी भारी आवाज़ में बोलने लगती, कभी अपने ही बाल नोचने लगती, कभी कमरे के कोनों में घूरती रहती। वह भगवान की तस्वीरों से भी दूर रहने लगी। अगर कोई पूजा पाठ की बातें करता तो वह गुस्से से भर जाती। एक रात करीब 1:30 बजे पूजा की नींद खुली। उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ नंदिनी के कमरे से आ रही थी। पूजा तुरंत अपने माता पिता के कमरे में भागी। तीनों नंदिनी के कमरे की तरफ दौड़े। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर का दृश्य देखकर सभी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। नंदिनी बिस्तर पर बैठी थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे और उसके मुंह से एक छोटे बच्चे की आवाज़ निकल रही थी, माँ मुझे घर जाना है। कुछ सेकंड बाद उसकी आवाज़ अचानक बदल गई। वह किसी बड़े आदमी जैसी लग रही थी। फिर अचानक एक और आवाज़ आई और फिर दूसरी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कई लोग एक साथ बोल रहे हों। सुनीता रोने लगी। राजेश डर से जम गया। तभी नंदिनी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें बड़ी और खून की तरह लाल दिखाई दे रही थी और फिर वह भारी आवाज़ में बोली, मैं इसका चाचा हूँ। इसके बाद उसने राजेश की तरफ उंगली उठाई और ऐसी बात कही जिसने पूरे परिवार को अंदर तक डरा दिया, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। उस रात किसी की आंख नहीं लगी और अगली सुबह राजेश ने गांव में अपने परिचित को फ़ोन कर दिया, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो चुका था कि यह किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं थी। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उन 5 परछाइयों का सामना कर सके। और अगले शाम भैरवनाथ ओझा दिल्ली पहुंचने वाले थे। अगली शाम ठीक सूर्यास्त के समय भैरवनाथ ओझा दिल्ली पहुंचे। राजेश उन्हें सीधे अपने घर लेकर आया। पूरे रास्ते उन्होंने नंदिनी के साथ हुए हर घटना विस्तार से बताए। भैरवनाथ ओझा चुपचाप सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन जब वह घर के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे तो वह अचानक रुक गए। कुछ क्षण तक उन्होंने घर को ध्यान से देखा, फिर धीमी आवाज में बोले, वे अब भी यहीं हैं। राजेश का दिल धड़क उठा। कौन? ओझा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे घर के अंदर चले गए। उसी समय नंदिनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे।
वह बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही भैरवनाथ ओझा कमरे के दरवाजे तक पहुंचे, नंदिनी का पूरा शरीर झटके से कांप उठा। उसकी गर्दन धीरे धीरे उनकी तरफ घूमी और अगले ही पल उसने इतनी भयानक चीख मारी कि पूरे घर की खिड़कियां कांप उठी। उसे यहाँ से भेज दो। यह आवाज़ नंदिनी की नहीं थी। कमरे में मौजूद सभी लोग डर गए। नंदिनी तुरंत बिस्तर से कूदकर कमरे के कोने में चली गई। वह ओझा को घूर रही थी। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे वह नहीं बल्कि उसके भीतर मौजूद कोई शक्ति भैरवनाथ से डर रही हो। ओझा ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर गंभीर स्वर में कहा, पांचों यहीं हैं। यह सुनकर राजेश और सुनीता के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रात होने का इंतजार किया गया। भैरवनाथ ओझा ने घर के कमरे को पूरी तरह खाली करवाया। कमरे के बीच में नंदिनी को बैठाया गया। राजेश, सुनीता और पूजा दरवाजे के पास खड़े थे। उनके चेहरों पर भय साफ दिखाई दे रहा था। रात के लगभग 10 बजे झाड़ फूंक शुरू हुआ। भैरवनाथ ओझा मंत्र पढ़ने लगे। शुरुआत में नंदिनी शांत बैठी रही, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसका शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी उंगलियां अजीब तरह से मुड़ने लगी। फिर अचानक वह जमीन पर गिर गई। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद नंदिनी अपने आप उठकर बैठ गई। उसकी आंखें आधी खुली हुई थी। चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और आंखें इतने बड़े और लाल दिखाई दे रहे थे। और फिर उसके मुंह से एक भारी आवाज़ निकली, रुक जाओ। भैरवनाथ ओझा मंत्र पढ़ते रहे। आवाज़ और गुस्से में बदल गई। मैंने कहा ना, रुक जाओ। कमरे की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। राजेश ने महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे हैं। तभी नंदिनी ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसके मुंह से ऐसी आवाज़ निकली जिसे सुनते ही सुनीता रो पड़ी। वह आवाज़ बिल्कुल विनोद चाचा जैसी थी। राजेश का दिल धड़क उठा। विनोद? नंदिनी के मुंह से आवाज़ आई। मुझे बचाया नहीं जा सका। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर विनोद चाचा की आवाज़ बोली, मेरे ऊपर काला जादू किया गया था। मेरी मौत सामान्य नहीं थी। भैरवनाथ ओझा ने पूछा, तू यहाँ क्यों आया है? कुछ क्षण तक खामोशी रही। फिर जवाब आया, मैं नंदिनी से मिलने आया हूँ। मैं इसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। कमरे का माहौल और भारी हो गया, लेकिन अचानक नंदिनी जोर से चीखी। उसका शरीर पीछे की तरफ झटका खाकर गिरा और फिर एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ खुददारी और दर्द से भरी हुई थी। कमरे में मौजूद सभी लोग कांप उठे। शंकर की आत्मा बोल रही थी। वह वही व्यक्ति था जिसकी मौत ट्रेन से कटकर हुई थी। कुछ मिनट तक उसके शब्द सुनाई देते रहे। फिर अचानक नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। माँ, मुझे घर जाना है। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उस आवाज़ में इतना दर्द था कि सुनना मुश्किल हो रहा था, लेकिन भैरवनाथ ओझा जानते थे उन्हें रुकना नहीं है। वह लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। कुछ देर बाद बच्चे की आवाज़ भी शांत हो गई। अब कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा ज़्यादा देर तक नहीं रहा। अचानक नंदिनी का चेहरा गुस्से से भर गया और फिर उसके मुंह से ऐसी आवाज़ निकली जो पूरे घर में गूंज उठी, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। भैरवनाथ ओझा समझ गए यह अरीफ था। उसकी आवाज़ बाकी सभी से ज़्यादा भारी और क्रोधित थी। जैसे जैसे मंत्रों के गीत बढ़ी, नंदिनी का शरीर बेकाबू होता गया।
कभी वह हंसती, कभी चीखती, कभी दीवार पर सिर मारने की कोशिश करती, कभी किसी अदृश्य व्यक्ति से लड़ने लगती। लगभग 1 घंटे तक संघर्ष चलता रहा। आखिरकार आरिफ की आवाज़ भी कमज़ोर पड़ने लगी और फिर अचानक सब शांत हो गया। लेकिन भैरवनाथ ओझा जानते थे कि सबसे खतरनाक शक्ति अभी बाकी है। उन्होंने अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक नंदिनी ने ऐसी चीख मारी कि पूजा डर के मारे रो पड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद दिखाई देने लगी, गर्दन असामान्य तरीके से इधर उधर झुकने लगे और फिर उसके मुंह से एक ऐसी आवाज़ निकली जो इंसानी नहीं लग रही थी। वह आवाज़ भारी थी, गहरी थी और बेहद डरावनी थी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सभी को ठंडी हवा महसूस होने लगी। भैरवनाथ ओझा समझ गया यह कसीम था, वही जिन जो बाकी आत्माओं के साथ जुड़ गया था। अगले कई मिनटों तक कमरे में सिर्फ मंत्रों और चीखों की आवाज़ गूंजती रही। संघर्ष लगातार बढ़ता गया। फिर अचानक नंदिनी ने एक लंबी भयानक चीख मारी, इतनी भयानक कि पूरे घर में गूंज उठी और अगले ही पल वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। सन्नाटा, पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। भैरवनाथ ओझा ने गहरी सांस ली, फिर अपने सामने रखे 5 नारियलों की तरफ देखा। एक एक करके उन्होंने उन पर विशेष धागे बांधे और मंत्र पढ़ते हुए उन शक्तियों को उनमें बंद कर दिया। जब आखिरी मंत्र पूरा हुआ तब बाहर सुबह की पहली रोशनी दिखाई देने लगी थी। पूरी रात बीत चुकी थी। कुछ देर बाद नंदिनी को होश आया। उसने चारों तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन एक बात साफ थी, उसके चेहरे पर अब वह डर नहीं था। उसकी आंखें सामान्य थी, आवाज़ सामान्य थी और कई दिनों बाद वह खुद जैसी लग रही थी। अगले कुछ हफ्तों में उसकी हालत पूरी तरह ठीक हो गई। घर में होने वाली अजीब घटनाएं भी बंद हो गई। ना कोई परछाई दिखाई दी, ना कोई आवाज़ सुनाई दी, ना बर्तन गिरे, ना बच्चे की रोने की आवाज़ आई। सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन उस घटना का एक हिस्सा आज भी रहस्य बना हुआ है। भैरवनाथ उन 5 नारियलों को अपने साथ ले गए थे। उन्होंने कभी नहीं बताया कि बाद में उनका क्या किया गया। ना राजेश को पता चला, ना सुनीता को, ना नंदिनी को और ना ही गांव के किसी व्यक्ति को। आज भी कोई नहीं जानता उन नारियलों का क्या हुआ। कहीं उन्हें किसी सुनसान जगह दबा दिया गया कि कहीं किसी नदी में बहा दिया गया, या वे आज भी कहीं सुरक्षित रखे हुए हैं। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन जो लोग इस घटना के बारे में जानते हैं वह आज भी यह मानते हैं कि उस रात 5 भटकती शक्तियाँ एक लड़की के शरीर से निकल गई थी। और शायद यही वजह है कि आज भी जब नंदिनी उस घटना को याद करती है तो उसे अपने कानों में कभी कभी एक बहुत धीमी आवाज़ सुनाई देती है, नंदिनी। और यह सुनकर उसके शरीर में आज भी सिहरन दौड़ पड़ती है।